और शाजापुर सीधी में होने हैं चुनाव। अजय चंद्राकर मामले में सीएम रमन सिंह का बयान, कहा अहंकार से बचें सरकारी सेवक, अधिकारियों को संवेदनशील होने की दी सलाह। महिलाओं के साथ व्यवहार को लेकर विवादों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, मेरा वक्त खराब चल रहा है। गृह मंत्री गौर नहीं जानते कब हुई आतंकी की गिरफ्तारी, डीजीपी सुरेंद्र सिंह ने भी कहा नहीं है जानकारी। आतंकियों के पकड़े जाने पर बोले दोनों, कल नई दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है भोपाल आने वाला आतंकी। छत्तीसगढ़ में 67 दिन से जारी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म, सरकार ने आंदोलनकारियों की कई मांगे मानी, नियुक्तियों में प्राथमिकता दी। मंत्री रामपाल जयंत मलैया के साथ पटवारियों की बैठक बेनतीजा, मलैया ने कहा हड़ताल खत्म करने के बाद ही होगी कोई बात, पटवारी ठोस आश्वासन मिलने तक हड़ताल पर अड़े। पेंड्रा में धान के अवैध भंडारण पर कार्रवाई, 3000 क्विंटल धान समेत एक पिकअप और ट्रक जब्त, धान खरीदी केंद्र में खपाने की फिराक में थे व्यापारी। वर्ल्ड हॉकी लीग में बने रहने के लिए आज नीदरलैंड और भारत की जंग जारी, नीदरलैंड 2-1 से आगे, दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच होगी भिड़ंत। और नगर भ्रमण को निकले बाबा महाकाल, क्षिप्रा नदी पर हुआ पूजन अभिषेक, बाबा को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स रायपुर और सीएफ सिटी भोपाल। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने का सफर महज 9 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब जैट जैसे छोटे से गांव में शिवराज नाम का एक छोटा सा बच्चा अपने ही गांव में मजदूरों का मेहनताना दोगुना करवाने के लिए आंदोलन को अंजाम देता है। फिर भी शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना महज एक इत्तेफाक ही कहा जा सकता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2003 से, जब मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में बीजेपी ने दिग्गी राजा एंड पार्टी को परास्त कर एक बड़ा उलटफेर किया और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। हालांकि उमा भारती सीएम की कुर्सी ज्यादा दिन नहीं संभाल सकी। उनके बाद बाबूलाल गौर आए और फौरन ही चलते बने। आखिरकार अपने लगातार बदलते मुख्यमंत्रियों से परेशान होकर बीजेपी संगठन ने प्रदेश की जनता के सामने एकदम नए और अनजान चेहरे वाले शिवराज सिंह चौहान पर दांव खेला, जिसमें ना तो नेताओं से अकड़ थी और ना ही नेताओं का चाल चलन। बावजूद इसके शिवराज ने इन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया और जनता से जुड़ी कई ऐसी योजनाओं को शुरू किया, जिसके चलते उनकी छवि पाँव वाले भैया से बाहर निकलकर लाडलियों के मामा और तीदर्शन योजना के बाद बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार की बनी। भाजपा के सेकुलर शिवराज को सियासी विरोधियों ने चुप्पा तक कहा, लेकिन शिवराज ने चुनाव के जरिए जता दिया कि ये चुप्पा चौहान मौके नहीं चुकता है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर के तर्ज पर राजनीति करने वाले शिवराज सिंह चौहान के 10 साल के कार्यकाल के दौरान चुनौतियां भी कम नहीं रही। व्यापम के साथ साथ तमाम सरकारी भर्तियों में घोटाला, पेटलावद हादसा, किसान आत्महत्या, खाद यूरिया की किल्लत समेत कई ऐसे मुद्दे भी रहे जिन्हें लेकर शिवराज सरकार कटघरे में खड़ी नजर आई। ऊपर से सियासी गलियारों में एक जुमला भी जमकर उछला कि मध्य प्रदेश सरकार शिवराज नहीं नौकरशाह चलाता। विरोधियों को तो छोड़िए, शिवराज के अपने ही भी दबी जुबान में यही कहते सुनाई दिए कि मुख्यमंत्री की पकड़ नौकरशाहों पर काफी कमजोर है। खुद सीएम ने भी सबके सामने कई बार अपनी यही व्यथा रखी। बेलगाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ ही शिवराज कैबिनेट के कई बदजुबान मंत्रियों ने भी सरकार की फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर शिवराज के अब तक के राज में न तो अफसर ने मंत्रियों की कोई बात सुनी और न ही मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की कोई सलाह मानी, जिसका नतीजा ये रहा कि मुख्यमंत्री की मंशा और मेहनत के बाद भी सरकार की कई योजनाएं धरातल पर आने से पहले ही धराशायी होते दिखाई देने लगी। शिवराज के 10 साल क्या हाल। जी हां,
कभी टेस्ट क्रिकेट के नाइट वॉचमैन की तरह सियासत की पिच पर बीजेपी की ओर से बैटिंग करने आए शिवराज सिंह चौहान ने न सिर्फ मैच बचाया बल्कि बीजेपी संगठन की झोली में एक के बाद एक जीत की झड़ी लगा दी और सूबे की सत्ता में अपने 10 साल पूरे कर खुद को सियासत का 30 मार्खा साबित कर दिया। बीते 10 वर्षों में शिवराज न सिर्फ बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड और भरोसेमंद चेहरा बनकर उभरे बल्कि अपनी सादगी, सहजता, सरलता और संवेदनशीलता के गुण से प्रदेश की जनता के दिल में भी अपना राज जमा लिया। तभी तो वो सबसे लोकप्रिय नेता होने के बावजूद उन पर सबसे लो प्रोफाइल मुख्यमंत्री का तमगा भी लगा। मुख्यमंत्री 10 साल मैंने पूरे किए, लेकिन इसमें शिवराज का कुछ नहीं है। जैसे हम पत्थर पे अगर सिंदूर पोत देते हैं तो हनुमान हो जाते हैं, सब हनुमान की पूजा करने लगते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जिस कार्यकर्ता को सिंदूर पोत दे वही नेता बन जाता और सब कार्यकर्ता उसके पीछे चल जाता। देश की राजनीतिक बिरादरी में राजनीति का मॉडरेट चेहरा माने जाने वाले शिवराज न तो पेशेवर नेता रहे और न ही किसी मजबूरी से सियासत के मैदान में कदम रखा, लेकिन जनसेवा की प्रतिबद्धता, जिद और जुनून ने उन्हें देश में विकास का पोस्टर बॉय बना दिया। हालांकि बीमारू मध्य प्रदेश की सत्ता संभालते वक्त शिवराज राजनीति के पाठ में प्रकांड पंडित तो नहीं थे, मगर इन 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और साल दर साल खुद को बदलते चले गए। पहले से ज्यादा परिपक्व सियासतदां में बदलते चले गए और उनका विजय रथ लगातार आगे बढ़ता गया। मैं इस अवसर पर उन्हें बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ वो लंबे कालखंड तक मुख्यमंत्री रहें। वो मध्य प्रदेश आज देश के अग्रिम पंक्ति के 5 राज्यों में खड़ा हुआ है और इसका सीधा श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। हालांकि ये सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू है, दूसरा पहलू जरा स्याह है, क्योंकि शिव के राज में कई खूबियां हैं तो कई खामियां भी हैं। जहां बेलगाम नौकरशाही जब तब सुशासन पर ही सवाल खड़े करती रही है। यकीनन शिवराज की नीयत नीतियों के प्रति हमेशा नेक रही है, लेकिन अमल पर कमजोरी या फिर यूं कहें कि प्रशासनिक मशीनरी की लापरवाही उनकी मंशा पर ही पानी फेरती रही, जिसके चलते प्रदेश में विकास की तस्वीर अभी साफ नजर नहीं आती। ऊपर से कई मंत्रियों और विधायकों के बिगड़े बोल सरकार की साख पर समय समय पर बट्टा भी लगाते रहे हैं। वहीं शिव की किचन कैबिनेट में सबकी अपनी ढपली, अपना राग है, जिसे लेकर कई बार शिवराज सरकार को किरकिरी और विपक्ष के वार का भी सामना करना पड़ा। जो हालात मध्य प्रदेश के पिछले 10 सालों में हुए हैं और ये हालात जो हुए हैं उसके जिम्मेदार केवल और केवल मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में ही मध्य प्रदेश का ये बदहाली मध्य प्रदेश की। आज मध्य प्रदेश पूरी तरह से बैंकरप्ट है, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश अव्वल है। उन्होंने 10 साल पूरे किए, 10 साल पूरे करने उनको बधाई दी, लेकिन कोई 10 साल अच्छे नहीं गुजरे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की कड़ी मेहनत के बाद भी प्रदेश में तमाम सरकारी योजनाएं आज भी धरातल पर पूरी तरह उतर नहीं पाई हैं और न ही उनकी मंशा के अनुरूप योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर चूक कहाँ है, कमी कैसे रह गई, कमजोर कड़ी और इस नाकामी का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सफलता का सिद्धांत तो यही कहता है कि असल विकास वही है जब अंतिम छोर के व्यक्ति को भी संबंधित योजनाओं का पूरा लाभ मिले, और इस लिहाज से शिवराज सरकार की तकरीबन तमाम योजनाएं सफलता के पैमाने पर खरी नहीं उतरती। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस। जब सूबे की जनता अपने सीएम शिवराज पर बार बार जताए एतबार, मुख्यमंत्री भी प्रदेश के विकास के लिए दिन रात करें हर संभव प्रयास, लेकिन फिर भी विकास के नक्शे में तरक्की की तस्वीर दिखाई न दे साफ, तो सवाल उठते हैं। क्यों शिवराज में धरातल पर नहीं पहुंच रही योजनाएं? क्या मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप नहीं हो रहा योजनाओं में अमल? क्या नौकरशाही पर कमजोर पड़ रही है सीएम शिवराज की पकड़? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, स्वराज एक्सप्रेस के राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी। गिरिजा शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपका भी स्वागत है। गिरिजाशंकर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के तौर पर 10 साल पूरे हो गए, जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, जनता का समर्थन उन्हें हासिल है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर शिवराज जी को लेकर सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां हैं। आप कैसे देखते हैं इस पैमाने पर? नहीं, ये दोनों अपने आप में अंतर्विरोधी है कि यदि कोई मुख्यमंत्री लगातार 10 साल काम करने के बाद भी लोकप्रिय है तो ये कैसे माना जाएगा कि सरकारी कामकाज या जो सरकारी योजनाएं हैं उसके अमल में बड़ा गड्ढा है। ये कभी संभव नहीं हो सकता कि कोई भी मुख्यमंत्री केवल अपने आचार व्यवहार से, अपनी विनम्रता से, अपनी सहजता से लोकप्रिय रहे और काम कुछ न करे। जाहिर है काम बहुत बड़े स्तर पर हुए हैं। जहां तक सवाल जिस कमजोरियों की बात कर रहे हैं कि जमीन पर उन योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिलना, तो इसके लिए मैं, चाहे वो शिवराज सिंह जी हों, चाहे कोई और मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश हो या कोई और प्रदेश हो या दिल्ली हो, आपको ये समस्या हर जगह मिलेगी। ये प्रॉब्लम हमारे सिस्टम का है। जिस तरह की पूरी मशीनरी बनाई गई है और कामकाज के तौर तरीके बनाए गए हैं वो इतने पुराने हो चुके हैं कि उसमें मूलभूत रूप से उसकी संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में जिस तब्दीली की जरूरत है वो कोई सरकार वो नहीं करती। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा बात ये होती है कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसका अमल ठीक से नहीं हो रहा है। तो अमल ठीक से नहीं होने के लिए मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेदार नहीं मानता, उस सिस्टम को मानता हूं कि जिस सिस्टम के चलते डिलीवरी बेहतर होना संभव ही नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप का दोष सिर्फ इतना है कि उस सिस्टम में, कि जो ढांचे में, उसके स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन वो नहीं कर पाते। जितनी मेहनत पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए करती है, वो सरकार किसी की भी हो, शायद उस मेहनत के बजाय उनको यदि जो प्रशासन तंत्र का जो ढांचा है, यदि उसमें वो उस तरह का परिवर्तन करें तो शायद उनको बेहतर सफलता मिलेगी और ये शिकायत लोगों की जो उनसे नहीं रहेगी। दिनेश जी, गिरिजाशंकर जी एक मौजूद सवाल पर ले गए मामले को कि पॉलिटिकल लीडरशिप तो चाहती ही काम बेहतर करना, लेकिन प्रशासन सहयोग नहीं करता और शायद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडरशिप का भी दायित्व है, वो सरकार चलाते हैं कि प्रशासन की जो खामियां उसको दूर करें। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में खामियां हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता? खामियां तो देखिए आपको बहुत सारी मिलेंगी। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके आप फैसले देखिए, फैसले आपको लगभग सभी सरकारों में होता है, वो जनहित के फैसले लेती है। एग्जीक्यूट कराने का काम नौकरशाही का है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट कराती है कि आप मंत्रालय में बैठने वाले अधिकारी नीचे किस तरह से संदेश पहुंचाते हैं और किस तरह से डिलीवरी करते हैं। अभी आपने हाल ही में कुछ दिनों पुरानी घटना है जिसमें सूखे की हालात जानने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र में भेजा गया था। कई बड़े अधिकारी अपने परिवार को साथ लेके एलिफेंट राइडिंग और इस पर आप दिखे, इससे मैसेज गलत जाता है इस तरह से। मुख्यमंत्री की मंशा यहाँ बहुत साफ थी कि आप ग्राउंड रियलिटी देखिए, उस हिसाब से फैसले करिए, उस हिसाब से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मुआवजे का वितरण होना चाहिए। ये एक सामान्य सी चीज़ बन गई है कि नौकरशाही पर पकड़ नहीं है, और ये लगभग मैंने तो बहुत सारी सरकारों में देखा, एक जुमला सा बन गया है कि नौकरशाही पे पकड़ नहीं है। नौकरशाही पे पकड़ किस तरह से होती है कि आपको जो आदेश दिया उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो कोई किसी भी तरह का आदेश हो, नौकरशाही को आदेश को एग्जामिन भी करना पड़ता है, उसका जो है प्लस माइनस जो भी जो है देखना पड़ता है। नीतिगत जो आपने बताया अभी कि कुछ अफसर जो है पर्यटन पर निकल गए परिवार को लेकर, तो ये क्या उनका काम का हिस्सा था? यदि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि उनको खेतों पर जाकर किसानों का सर्वे करना चाहिए, तो फिर वो पर्यटन जैसे अवसर क्यों तलाशे जाते हैं? ये इसी तरह की तो जो नौकरशाही का जो रवैया है, वो इसी तरह के रवैये से तो सरकार की छवि खराब होती है। इससे मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं खड़े होते। सवाल उस वक्त मुख्यमंत्री की मंशा पर खड़ा हो जाता है जब आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना करें, तब ये धारणा बनती है कि नौकरशाही पर आपकी पकड़ नहीं है। ये पूरी प्रदेश ने देखा सुना कि जो है अफसर पर्यटन पर निकल गए, ये गंभीर मसला था, इसमें किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे ये पुख्ता हो गया कि नौकरशाही पर पकड़ नहीं है। फिर हाल ही की कुछ घटनाएं ऐसी आई जिसमें ये लगा कि नौकरशाही का जो मनमर्जी है वो चल रही है, जिले में काम ठीक से नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। आपने देखा हो कि चौपाल पर अफसर गए, वहाँ उनको शिकायतें मिली, बिजली की शिकायतें मिली, उस बिजली की शिकायत मिली जिसको लेकर 2008 का चुनाव जो है 2013 का पूरा चुनाव बिजली पर लड़ा गया कि हमने बिजली ठीक कर दी, सड़क ठीक कर ली, पानी का प्रॉब्लम खत्म हो गया।
आप देखिए बीएसपी जिसको लेके 2003 का चुनाव लड़ा गया, आज 2013 में उस पर कोई बात नहीं करता। 2015 में बैठे मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी, तीनों चीजों को लेकर आज कोई कहीं बात नहीं करता। लेकिन अभी जब अधिकारियों को भेजा गया तो एक बात ये फिर समस्या सामने आई कि बिजली लोगों को नहीं मिल रही है। बिजली क्यों नहीं मिल रही? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग जो है काफी सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च किया है, तो उसकी एक अलग समस्या ये सामने आई। ब्यूरोक्रेसी ने जैसा मुख्यमंत्री को बताया कि साहब यदि डीपी जल गई है या डीपी उठा ली गई है तो बिजली का बिल भरने का काम तो गांव वालों का है ना। ये अवेयरनेस कौन लाएगा कि हम आपको बिजली दे रहे हैं तो उसका पेमेंट करिए। अब सरकार को यदि पेमेंट नहीं मिलेगा और गांव में बिजली दे तो इस प्रवृत्ति को भी रोकना पड़ेगा ना। तो इसके कारण ये संदेश जाता है कि सब नौकरशाही ठीक से काम नहीं कर रही। नौकरशाही का काम करना ना करना ये विषय पर निर्भर करता है, किस तरह का कौन सा विषय उनके सामने आया जिस पर काम नहीं हो रहा। अब मनरेगा यदि का पैसा यदि केंद्र सरकार से नहीं मिला है तो स्वाभाविक तौर पर नीचे उसका जो है प्रभाव असर दिखेगा। अब वो बात चूंकि एग्जीक्यूट नौकरशाही को करना है तो ये आएगा कि नौकरशाही पर इसकी पकड़ नहीं है, नौकरशाही उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही। बड़े पैमाने पर प्रदेश में भर्तियां हुई, भले ही आप कह सकते हैं कि व्यापक में घोटाला हो गया, लेकिन अब जो सालों से प्रदेश में 20 साल तक इस प्रदेश में भर्तियां नहीं हो रही थी, भर्ती के रास्ते खुले, सरकारी नौकरी के रास्ते खुले। लेकिन दिनेश जी एक मुद्दा ये भी है कि सरकार एक आदेश देती है किसानों को राहत देने का और एक प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी उस आदेश को कई दिनों तक रोक कर बैठे रहता है, वो भी इसी सरकार में हुआ। एक कलेक्टर अपनी मर्जी से उसमें नई चीजें जोड़ देता है, टीवी फ्रिज जैसी चीजें जोड़ लेता है कि इसके घर में उसको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अफसरशाही निरंकुश तो हो रही है, जो सरकार के आदेशों से आगे बढ़कर काम कर रही है। सरकार जो निर्देश देती है उनका पालन नहीं कर रही है। देखिए ये जो एक कलेक्टर का प्रसंग आप बता रहे हैं, ये तब की स्थिति थी जब सरकार की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किए गए। तो बाद में ये भी आया कि आयकर जो लोग दे रहे हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इनिशियली कहीं कोई गाइडलाइन तय की होगी उन्होंने मुआवजे के हिसाब से कि हमको फर्स्ट फेज में किन को लेना है या किन परिस्थितियों में उस कलेक्टर ने ये फैसला लिया था, ये अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने एक आपके हमारे पास 100 करोड़ रुपए मिला है, यदि 100 करोड़ में किसानों की संख्या ज्यादा है तो हमको सबके पास वो मुआवजा पहुंच जाए, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्लान बनाया होगा। लेकिन निश्चित तौर पर यदि कोई मुख्यमंत्री का आदेश है तो उसका अमल तुरंत होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश में यदि कैबिनेट के आदेश का आदेश निहित होता है, आपको लगता है कि कैबिनेट जाना है तो कैबिनेट चले जाइए, तो उसको रोकने का अधिकार किसी को नहीं है जहां तक बहुत ज्यादा नियम कानून की समस्या नहीं है। और इस तरह के मामले में नियम कानून कुछ नहीं होते। यदि आरवीसी में प्रोविजन है, हमने मुआवजे की जो है सीमा बढ़ा दी है, आपको पर हेक्टेयर कितना आपको मुआवजा दिया जाएगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा, ये तो आरवीसी में इतने सारे संशोधन इस सरकार ने किए। मैं रोकना चाहूंगा आपको, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उदयपुरा से, देवेंद्र जी। देवेंद्र जी सवाल रखिए अपना, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल ये है कि बाकी और सबसे प्रशासनिक व्यवस्था जैसी होती कि ये आपका 181 पे जो शिकायत की जाती है वो 7 महीने तक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो प्रशासन की यहीं से स्थिति पता चलती है। चलिए 13 मई को शिकायत की गई, आज तक उसका कोई ना निराकरण हुआ ना वहां से कोई जवाब मिला। चलिए हम जान लेते हैं। विजय शंकर जी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बात हो रही है, यदि एक एक प्रकरण को लेकर या एक एक मुद्दों को लेकर यदि आप बात करेंगे आप तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। बुनियादी सवाल यह है कि चाहे वो राहत बांटने का काम हो, चाहे वो बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे उनकी शिकायत के निराकरण का काम हो या अफसरों के द्वारा अपनी मनमानी करने का काम हो, दरअसल ये अपने आप में समस्या नहीं है, ये समस्या का ऑफशूट है। समस्या क्या है कि आपके प्रशासन तंत्र के अंदर जो संरचना है काम करने की, उस संरचना में आप बताइए मुझे पिछले 40-50 सालों में कहीं कोई बदलाव आया क्या? 50 सालों में समाज की, व्यक्तियों की जरूरतें, सरकार की प्राथमिकताएं, विजय शंकर जी, ये बदलाव जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये बदलाव करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रशासन की है या राजनीतिक नेतृत्व की? मैं वही कह रहा हूं मैं कि दरअसल ये जो पूरी की पूरी जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि विधायिका को केवल नियम कायदे बनाना है, योजनाएं बनाना है, नीतियां बनाना है, अमल करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। अब 2 स्तर पर आप इस प्रशासन की कमजोरियों को देख सकते हैं। एक, जहां पर प्रशासन राजनीतिक इच्छा शक्ति के विपरीत जाकर या उससे अलग जाकर काम करता है, जो आपने उदाहरण कुछ दिए, और दूसरा जो प्रशासन के अंदर इनबिल्ट जो खराबियां हैं उनको दूर करने का। पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रॉब्लम यह है कि वो इन व्यवस्थाओं, जो हमारे तंत्र के अंदर जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश नहीं करती। कभी इस बात को क्यों एग्जामिन नहीं किया जाता कि यदि सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या वो केवल चंद अफसरों के कारण ये हो रहा है, उनके असहयोग के कारण हो रहा है, उनकी उदासीनता के कारण हो रहा है,
उनकी अकर्मण्यता के कारण हो रहा है या कहीं पर व्यवस्थागत दोष है। जब तक इस बात को देखा नहीं जाएगा तब तक ये ब्लेम गेम चलेगा कि कौन जिम्मेदार कौन नहीं जिम्मेदार। जहां तक सवाल शिवराज सिंह के ब्यूरोक्रेसी को डील करने का है, मुझे लगता है कि कई बार सरकार के बाहर बैठकर बहुत सारी बातें जो की जाती हैं, सरकार के अंदर बैठकर स्थितियां बदल जाती हैं। ये आप मान के चलिए कि जिस स्तर का हमारा प्रशासन तंत्र है और जिस स्तर की हमारी व्यवस्था है, उसमें किसी भी मुख्यमंत्री के लिए प्रशासन से काम लेना एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। उन्हीं अफसरशाही से, उन्हीं अफसरों से, सरकारी तंत्र से सरकार को अपनी योजनाओं को अमल में लाना है, सरकार चलाना है। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि किसी छोटी मोटी गलती के लिए हर बार उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको दंडित किया जाए, और हर बार ये भी नहीं हो सकता कि उनको माफ किया जाए। तो एक बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत होती है। आप देखेंगे कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे, पहले ही दौर में उन्होंने बड़े फैसले किए, मुख्य सचिव को उनके पद से हटा दिया। मुझे लगता है कि आगे आगे उन्होंने इस बात को महसूस किया, उनमें एक परिपक्वता आई और शासन चलाने की जो परिपक्वता है उसके चलते फिर वो उस तरह की जो कार्रवाइयां जो है वो बहुत सोच समझ के, आगे भी कार्रवाइयां की गई लेकिन बहुत सोच समझकर, जिसको ये माना गया कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उस कार्रवाई करने और नहीं करने के पीछे एक किसी भी मुख्यमंत्री को एक बहुत संतुलन बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हीं ब्यूरोक्रेसी से, वो जिस स्तर का भी हो, काम उन्हीं से लेना है। तो कहीं ना कहीं दंडित भी करना है, पुरस्कृत भी करना है, कई बार गलतियों को नजरअंदाज भी करना है। इन तमाम चीजों के लिए मैं ये नहीं मानता कि शिवराज सिंह की प्रशासन में पकड़ कमजोर है या वो बहुत सख्त हैं। मैं कहूंगा कि बहुत इंटेलिजेंटली, बुद्धिमत्तापूर्वक वो प्रशासन को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है कि उसके जो योजनाओं के अमल में जो कमियां हैं, जो चीजें आ रही सामने, उनको दूर करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन प्रशासन को हैंडल करने के लिए अधिकारियों के सामने वो नतमस्तक हैं या अफसरशाही पर लगाम नहीं, उनकी पकड़ नहीं है, ये मैं नहीं मानता, बल्कि अफसरशाही को बुद्धिमत्तापूर्वक वो डील कर रहे हैं, बनाकर डील कर रहे हैं। चलिए, एक दर्शक है हमारे साथ छतरपुर से, भरत मिश्रा। भरत जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं गुप्ता जी बैठे हुए, उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी वो व्यापम में इतना मुद्दे हुए, गवर्नमेंट ने 10 साल के कैरियर में रोजगार के अवसर खोले हैं, गवर्नमेंट जॉब। जी, ठीक है जी। एक्चुअली कंडीशन ये है, गवर्नमेंट के जॉब तो खोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनने 10 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको कहीं ना कहीं ठगा है। ठीक है, चलिए अपना सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? जी जी, इसी संबंध में सवाल। हाँ, सवाल कीजिए, पॉइंटेड। जी, इसी संबंध में सवाल। एक्चुअली क्या उन्होंने जो ठगा है, उन्होंने तो एक बार लड़की का भविष्य बर्बाद कर दिया और बस हो गया, उनका क्या है? चलिए हम बात करते हैं इस बात पर। हमारे साथ सिलवानी से राघवेंद्र जुड़े हुए हैं। जी राघवेंद्र जी, सवाल रखिए अपना। जी, मेरा सवाल आदरणीय गिरिजा शंकर जी से है। जी, मेरा सवाल आदरणीय गिरिजा शंकर जी जी जी, सवाल पूछिए, सुन रहे हैं गिरिजा शंकर जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक आत्माओं पर नौकरशाही पुतले हावी हैं। इस विषय में आदरणीय गिरिजा शंकर जी क्या कहते हैं? चलिए, वो गिरिजा शंकर जी अपना व्यू बता चुके हैं, हम फिर से उनसे पूछ लेंगे। कहना चाहिए, देखिए, आमतौर पर लोगों को ये जो अवधारणा बनती है कि अफसरशाही हावी है, वो उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं मालूम कि योजनाओं को अमल में लाने की जिम्मेदारी नौकरशाही को है। आप आज की बात करते हैं, मैं पुराने मध्य प्रदेश की बात करता हूं, जब मैं आपको रोकूंगा, एक और दर्शक इंतजार कर रहे हैं, सागर से सुधांशु, उसके बाद फिर जवाब कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी सुधांशु जी, सवाल देखिए अपना। हेलो सर, नमस्ते। मैं सर यह कहना चाहता हूँ, माननीय यदि मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट के कोई भी मंत्री या कार्यक्रम देख रहे हो, मैं सागर जिले की बंडा क्षेत्र का मलकपुर ग्राम का छात्र हूँ। मेरे पिताजी सेंट्रल बैंक में क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। मेरे द्वारा हर वर्ष बीमा कराया जाता है, किंतु आज तक मुझे बीमा की राशि नहीं मिली और मैं बैंक जाता हूं तो बैंक के कर्मचारी मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो आप बताइए, मुख्यमंत्री या
आप मेरे सब जो भी व्यक्ति बैठे हैं तो मुझसे सवाल का उत्तर जानना चाहता हूँ। चलिए, आपका सवाल मुझे लगता है सरकार तक पहुंच गया होगा, जल्दी आप पर कार्रवाई भी, आपके मामले में कार्रवाई भी हो जाएगी। ग्वालियर से संतोष जुड़े हमारे साथ। जी संतोष जी, सवाल रखिए। जी, मेरा सवाल गिरजा शंकर जी से है। जी, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर काफी घोटाले होते रहे हैं। व्यापम का जिसमें इतना महा घोटाला हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला मैं मानता हूँ उसे। 52-53 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। सवाल कीजिए। मैं गिरजा शंकर जी इतना जानना चाह रहा हूँ कि रतनगढ़ में हादसा होता है, 2-2, 3 बाद धाराजी में होता है, इसके बावजूद भी कलेक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है सीएम। फैसलाबाद में विस्फोट हो जाता है, अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। गिरजा शंकर जी लगातार मुख्यमंत्री की तारीफ किए जा रहे हैं। 2013 का जो चुनाव हुआ, मेरा मानना है कि मोदी लहर के कारण शिवराज जी जीत गए। आपका सवाल जो है वो कार्रवाई ना होने से जुड़ा हुआ है ना, हम जवाब दिलाते हैं आपको। ठीक है संतोष जी, जवाब दिला रहे हैं आपको। थोड़ा सा जवाब मैं भी आपको दे सकता हूं इस मसले में। रतनगढ़ हादसा होने के बाद कलेक्टर एसपी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। गिरजा शंकर जी, ये वही कह रहा हूँ कि जो आम धारणा बनती है उसकी वजह एक तो ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है कि नौकरशाही ही सरकार की योजनाओं को अमल में लाएगी, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम। एक दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके बीच ये जो रस्साकसी पिछले कुछ सालों से चल रही है कि अधिकार किसके पास हो, तो ये इस कारण भी एक स्थिति बनती है। मुख्य बात यह है कि जो योजनाओं का अमल में नहीं होने पर आम लोगों को लगता है कि छोटी से छोटी गलती पर तत्काल किसी अधिकारी कर्मचारी को दंडित किया जाए। वो किसी भी सरकार में कभी भी संभव नहीं है। मैं जो बता रहा था आपको कि पुराने मध्य प्रदेश में सन 56 के पहले गृह मंत्री थे डीपी मिश्रा, विधानसभा के अंदर बहस में उन पर यह आरोप लगा कि वो अफसरों की सुनते हैं और अफसरों की सलाह पर ही काम करते हैं। तो ये शिकायतें या ये आरोप तो आपको हमेशा मिलेगा, हर मुख्यमंत्री पर मिलेगा कि वो अफसरशाही के आगे नतमस्तक हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं होती। वास्तविकता ये है कि अफसरशाही से ही किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को काम लेना होता है। कई बार ऐसा होता है कि गलतियों को कभी कभी नजरअंदाज भी करना पड़ता है और कभी कभी कार्रवाई भी होती है। यदि कार्रवाई की बात करें तो मैं समझता हूं कि इस 10 साल में जितने ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी और दूसरे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, वो शायद दूसरे किसी कार्यकाल में नहीं होगी। सवाल यह है कि इतनी कार्रवाइयां होने के बावजूद, अर्जुन सिंह के कार्यकाल को याद करूं मैं, तब से लेकर अब तक हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगभग आधा दर्जन ऑल इंडिया सर्विस के अफसरों को निलंबित किया गया, हटाया गया, सब कुछ किया गया और भी बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल मेरा वही कहना है कि इससे बात नहीं बनेगी। आप कुछ लोगों पर कार्रवाई भी कर दें, क्यों मुख्यमंत्री को गांव-गांव जाकर ये जानना पड़ता है कि वहां योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं मिला? लोगों से फीडबैक क्यों लेना पड़ता है? आपने जो सवाल खड़ा किया बड़ा सवाल है। दिनेश जी, जब प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, मुख्यमंत्री की मंशा अच्छी है, जिस सवाल पर हम आज बात कर रहे हैं, योजनाएं बनती हैं, नीतियां बनती हैं, उन पर अमल करना प्रशासन का काम है, बराबर उनको निर्देश दिए जाते हैं, प्रशासन हामी भरता है कि हम अमल कर रहे हैं, फिर क्यों फीडबैक लेने मुख्यमंत्री को गांव-गांव जाना पड़ता है? क्यों मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है कि मैंने जासूस छोड़ रखे हैं, जो गलतियां होंगी तो मुझे बताएंगे? प्रशासन इतना चाक चौबंद क्यों नहीं हो पा रहा है? मुख्यमंत्री की मंशा से बराबर कदम ताल क्यों नहीं कर पाता? देखिए, क्या है कि चुने हुए प्रतिनिधि का काम है जनता से संवाद स्थापित करना, और मुख्यमंत्री हैं, उनको तो पूरे प्रदेश में जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, फीडबैक नहीं लेंगे, तब तक शायद उनको ये खामी पता नहीं लगे। कोई भी कलेक्टर अपने बारे में तो नेगेटिव रिपोर्ट देगा नहीं, वो तो रेगुलर रिपोर्ट ये भेज रहा है कि प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। इसको जानने का जरिया या तो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ के स्थानीय विधायक होते हैं, स्थानीय नेता होते हैं। उस तरह की जो व्यवस्था है उसमें यदि सूचना नहीं मिल रही है, तब किसी मुख्यमंत्री को या राजनेता को खुद सड़क पर जाना पड़ता है। ये पहली बार नहीं है प्रभु जी। आप देखिए कि 2008 के चुनाव के ठीक पहले एक नायक की भूमिका मुख्यमंत्री की सामने आई थी, जिसमें वो अचानक छापा मारते थे और पहुंच जाते थे। ये शिवराज सिंह जी की कार्यशैली का हिस्सा है। उनको भोपाल में रहने के बजाय अपने क्षेत्र में भ्रमण करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और इस बार उसका स्वरूप बेसिकली ये है कि उनको संवाद स्थापित करना है। ये संवाद स्थापित करने की स्थिति इसलिए आई, जो अधिकारियों का दल गया था वहाँ उन्हें ढेर सारी शिकायतें मिली। जैसे अभी एक दर्शक ने कहा था कि 181 पर शिकायत करिए, आपको उसका जो है कोई हल ही नहीं होता। ये 181 की व्यवस्था एक, इसके लिए 4-5 लेवल की एक व्यवस्था की गई थी कि इसको एक समय सीमा में हल किया जाएगा। ये भी फेल हो गई है,
क्योंकि इसके लिए भी कहीं ना कहीं अधिकारियों का ये दबाव काम कर रहा था कि सर इससे तो जो है उनको दिक्कत हो रही थी, और उसमें कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनको हल नहीं किया जा सकता। यदि किसी को पेंशन मिलना है तो पेंशन के लिए एक पात्रता है, उसके नियम है, उसके अनुसार आपको पेंशन निर्धारित करनी होगी। कई तरह की समस्या, यदि बिजली गांव में जो है नहीं आ रही है तो उन्होंने कहा फीडर, वही प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि आपने फीडर उठा लिया गया है क्योंकि गांव वालों ने पैसा नहीं भरा है। तो कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं। एक दर्शक ने जैसे उसका क्रेडिट कार्ड का बताया कि उनके पास है लेकिन बीमा की राशि नहीं मिली, ये गंभीर है, गंभीर विषय है, क्योंकि ये कलेक्टर की ड्यूटी है, उसके एग्रीकल्चर अधिकारियों की ड्यूटी है कि उनको जिसका बीमा हुआ है उसका पैसा दिलवाना उसका काम है। इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह का जब फीडबैक नीचे से नहीं आएगा तो फिर मुख्यमंत्री उस पर फैसले कैसे लेगा, कार्रवाई कैसे करेगा। ये नियमित समीक्षा जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मुख्यमंत्री को मिलेगी, तब आगे इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रभु जी, चलिए एक दर्शक और हमारे साथ छतरपुर से विनोद जी। विनोद जी, सवाल रखिए। मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री की जो योजना है वो तो बहुत अच्छी है जी, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन जो अधिकारी कर रहे हैं वो भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। छतरपुर में छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ और स्वयं अधिकारी फरार चल रहा है, FIR हो चुकी है। हजारों बच्चे इससे वंचित हैं छात्रवृत्ति से। तो मुख्यमंत्री को ये बात पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि छात्रवृत्ति और आपके जो घोटाला, बैंक के घोटाले, यहाँ पे बहुत सारे घोटाले हुए, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। चलिए, हमें लगता है आपकी बात पहुंच गई जहाँ तक पहुंचनी थी। एक और दर्शक हमारे साथ पन्ना से, विजयन जी। जी विजयन जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है सर, जो मुख्यमंत्री जो भी घोषणा करते हैं। जी हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा सर सवाल ये है कि जो भी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह घोषणा करते हैं, जैसे बिजली बिल माफ होते हैं, हर गांव में लाइट जाएगी, तो हमारे गांव में सर ऐसा होता है कि अगर कानाम से बिल्डिंग होते तो वो वाईसी रहता है और वो उसका तारी काट के ले जाता है 5 किलोमीटर दूर से। चलिए, बिल जमा नहीं होगा तो लाइट तो कटेगी। सागर से एक और दर्शक है हमारे साथ, राम बाबू जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ सर, हम मोइली गांव से बोल रहे हैं। हमारा कहना ये है जी कि मुख्यमंत्री योजना निकालते हैं, जो बीज वगैरह जो मिलता है कृषि विभाग से, अब वो माने उचित माने मिल नहीं पाता है और माने जे लोग ज्यादा पैसे लेते हैं और फिर बेच देते हैं, वो माने गरीब आदमी तक पहुंचता नहीं है बिल्कुल। और लाइट है तो लाइट भी हम लोगों को 1 DP रखी है, उसमें 50 कनेक्शन है तो लाइट का वोल्टेज भी नहीं आता है। चलिए जी, दमोह से एक और दर्शक हैं, प्रदीप जी। प्रदीप जी, सवाल रखिए अपना। सर, कोई भी मुख्यमंत्री होता है वो पूरे प्रदेश का मुखिया होता है और खास तौर पर जब तीसरी बार जनता उसको जिम्मेदारी सौंपते तब आंकड़ों से ज्यादा या चीजों से ज्यादा उसकी जिम्मेदारी नहीं बढ़ जाती कि हर एक विधायक, हर एक मंत्री और हर एक प्रशासन की मॉनिटरिंग करे और दोषियों को दंडित करे और प्रशासन पर अच्छा दखल रखें। जी, आपका सवाल जायज है। गिरिजा शंकर जी, मुख्यमंत्री बार बार बैठकों में निर्देश देते हैं मंत्रियों को कि प्रभार के जिलों में जाएं, गृह जिले में जाएं, मीटिंग लें, जिला योजना की बैठक में भाग लें, लेकिन आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत कम मंत्री इस पर अमल करते हैं। सवाल दर्शक का लगभग उसी से जुड़ा हुआ था। नहीं, वो सारे सवाल जो आ रहे हैं वो वही सवाल हैं, जैसे कोई समस्या निवारण शिविर लगा हो, वो उनका सवाल भी जायज है। देखिए, ये जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं गाँव-गाँव अपनी जानकारी लेने के लिए, ये कोई आज नहीं जा रहे हैं, लगातार जाते रहे। और यही नहीं, दिग्विजय सिंह जो है वो तो बिना बताए किसी गांव में पहुंच जाया करते थे और जानकारी लेते थे। मेरा कहना ये है कि इस एक्सरसाइज के बजाय यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की ओर जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट पता नहीं कितने सालों पहले नरसिंह राव दीक्षित की दी हुई, वो वॉल्यूम के वॉल्यूम पड़ी हुई है, कभी उसको पलटने की जरूरत महसूस नहीं की गई। उसके बाद कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की कोई पहल सरकार की ओर से की नहीं गई, कोई भी सरकार रही हो। तो कहीं ना कहीं आपको उन लूप होल्स को पकड़ना पड़ेगा जिसके चलते केवल अधिकारी सहयोग नहीं करते या प्रशासन काम नहीं करता, ये कहने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं इसके मूल में जाना होगा कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या किसी और पार्टी की हो, किसी भी सरकार में समस्या सिर्फ ये होती है कि योजनाएं बहुत सी हैं, उस पर अमल नहीं होता। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने जो कहा था कि 1 रुपये में से 15 पैसे ही पहुंचता है, तो ये समस्या दिल्ली से लेकर भोपाल तक हर जगह है। और पॉलिटिकल लीडरशिप को इस ओर पहल करना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से रिफॉर्म की जरूरत है, बदले हुए हालात में, बदले हुए जरूरतों के मुताबिक। आप देखेंगे कि आज से 20 साल पहले कितनी योजनाएं सरकार की हुआ करती थी और आज कितनी योजनाएं हैं। नंबर ऑफ योजनाएं बढ़ गई, नंबर ऑफ नियम कानून बन गए,
तो ये इनको भी कम करने की जरूरत है, इनको कहीं ना कहीं मिलाने की जरूरत है। आज किसी मंत्री को आप ये पूछ लीजिए कि उसके विभाग में किसी खास बात के नियम क्या हैं, तो न वो मंत्री न अधिकारी न कोई बता नहीं पाएगा कि कितनी योजनाएं चल रही हैं, उनके नाम वो नहीं गिना सकता। तो इन तमाम चीजों को एक बार रिविजिट करने की जरूरत है कि उन योजनाओं का लाभ सरकार का जो की योजनाएं हैं उन लोगों को कैसे क्यों नहीं मिल रही है। सिर्फ इसको सतही तौर पर कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है या प्रशासन काम नहीं कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। इस एक्सक्यूज के चलते ही इतने सालों में तमाम सरकारों के आने जाने के बावजूद वो लाभ नहीं मिला है। तो प्रशासन की जो कमियां हैं उसको सुधारने, उस पर जाने की जरूरत है, ताकि ये जो एडॉक तरीके से चीजों को देखने की जो प्रवृत्ति है उसको बदलना होगा। दिनेश जी, प्रशासन की कमियां दूर करना क्या खुद प्रशासन का काम है? देखिए, क्या एक प्रॉब्लम जो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था कि इस जो पिछले 10-12 साल में आप केवल 2003 से देखेंगे 2015 तक, तो नौकरशाहों के बीच में जो सर्विसेज के बीच में डिफरेंसेस पहले भी थे, लेकिन अब भी ज़्यादा उभर कर आए कि पुलिस सर्विस के लोग ये समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, और इस सरकार ने कलेक्टरों के अधिकारों में कटौती की, एसपी को काफ़ी पावरफुल कर दिया, आईएफएस अपना इंडिपेंडेंट हो गया है। इस सब बीच में आप देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था भी आई है, एक पंचायत सोशल सेक्टर का बड़ा जो है एक डिपार्टमेंट बन गया है, और सारी योजनाएं वहीं निर्धारित है। कलेक्टर के पास अब सिर्फ रेवेन्यू वर्क है, लेकिन जो रिफॉर्म की कोशिश की गई कि कलेक्टर अपना राजस्व का काम करे और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का काम करे और डेवलपमेंट से रिलेटेड काम सीओ करे, जो कंसेप्ट था कि जिला पंचायत का अध्यक्ष, उसमें उसको सारे पावर दिए गए थे, उसको सीआर लिखने के पावर दिए गए, सारी चीजें दी गई, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम विड्रॉ कर लिया गया। वो जब विड्रॉ करके फिर ये नौकरशाही के हाथ में आ गया और उन्हीं के दबाव में आया है। तो ये दबाव है, आप देखिए हर ऑल इंडिया सर्विस के तीनों स्तर पर कोई भी किसी के बारे में सुनता नहीं है। अभी हाल ही में जो है पीसीसीएफ की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी ये मसला उठा था कि वो आईएफएस अपने हिसाब से चीजें कर रहे थे, आईपीएस अफसरों ने एक अलग मीटिंग की। तो पहले जो एक सिस्टम था कि बल्लभ भवन में बैठ के, मंत्रालय में बैठ के तीनों सर्विसेज के कमिश्नर, एसपी, कलेक्टर, कंजर्वेटर फॉरेस्ट, सबको बिठा के एक साथ मीटिंग की जाती थी, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी भी वजह है। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यदि कलेक्टर से बात करनी है तो कलेक्टर से बात कर लिया, संवाद ही नहीं होता। सरकार के पास डाटा आता नहीं है कि वो संकलित होकर एक जगह समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और अवार्ड लेने का जो एक हर कलेक्टर का सरकार से हटके एजेंडा हो गया है। उसने यदि सरकार का लाडली लक्ष्मी योजना एजेंडा है तो उसने कोई अपना दूसरा एजेंडा चला रखा है, जिसको लेके वो एनजीओ के जरिए, इसके जरिए जो है पुरस्कार लेने के लिए वो एफर्ट करता रहता है, उसका जो सरकारी काम है वो छोड़ देता है वो। तो इस तरह की प्रवृत्तियां अभी डेवलप हुई हैं इस सरकार में। चलिए, खिड़की जो आप बता रहे हैं तो सरकार ने खोली है। एक दर्शक और है हमारे साथ छतरपुर से, धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, सवाल कीजिए अपना। आवाज क्लियर नहीं है धीरेन्द्र जी आपकी। जबलपुर से हरीश जुड़ गए हमसे। जी हरीश जी, सवाल कीजिए। सर, मैं थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए। सर, जैसे 181 नंबर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है, बहुत बढ़िया योजना है सर जी। इतनी समस्याएं मुश्किल सर ये है कि इतनी समस्याएं पहुंच गई उसमें कि वो हल नहीं कर पा रहे। तो सर मेरा एक सुझाव है सर, यदि हर विभाग में 181 के नाम से यदि समस्या निवारण सेल बन जाए, जैसे राजस्व विभाग में सर बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे ज्यादा समस्या सर राजस्व विभाग में है। चलिए चर्चा करेंगे। नगरीय विभाग में है। यदि सर इन विभाग में अलग से 181 नंबर शुरू हो जाए तो समस्या मैं समझता हूँ। चलिए आपका सुझाव स्वीकार है। आगे आप फोरम पर पन्ना से एक और दर्शक है हमारे साथ। जी वीरेंद्र जी, सवाल कीजिए। सर मेरा एक सवाल है सर कि जो भी मंत्री जी घोषणा करते, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, तो उसे घोषणा को अमल कैसे, जैसे जो नियम है तो वो सही से नियम लागू नहीं होते। जैसे संबद्ध शिक्षकों की भर्ती सर 3 वर्ष में होती है, तो इस बार मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो भर्ती नहीं हो रही। जो 11 में हुई थी वो कायदे से 13 में होनी चाहिए। चलिए हम बात करेंगे। जी देवास से दर्शक है हमारे साथ, कमल जी। कमल जी, सवाल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे मान लो शिक्षा विभाग का शिक्षकों को शासन का आदेश है
ठीक है, अन्य कार्यों में नहीं लगाना, तो अन्य कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसको लगाया जा रहा है। फिर भी जनगणना हो या कुछ भी हो, इसमें कितनी बार लगाया जा रहा है, शासन का आदेश। चलिए जी, गिरिजा शंकर जी, व्यक्तिगत सवाल ज्यादा हो रहे हैं मुझे लग रहा है। कुल मिलाकर जो देखा जाए तो जो चरित्र है सवालों का वो यही है कि योजनाओं का अमलीकरण ठीक से नहीं हो रहा है, उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। यदि आप ये गिरिजा शंकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जो दर्शक ने उठाया था 181 वाला सवाल, हाँ। सरकार ने लगातार फोरम बना रखे हैं, जन सुनवाई होती है हर हफ्ते, मंगलवार को सभी विभागों में होती है, सीएस अपने स्तर पर जन सुनवाई करते हैं, मुख्यमंत्री तो खुद जाते ही हैं, और ये जो नंबर दे रखा है उसके बावजूद समस्याएं, शिकायतें लोगों की इतनी तादाद में आ रही है कि सरकार निराकरण नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं डिलीवरी सिस्टम में कहीं कुछ खामी है। मैं शुरू से जो बात कह रहा हूं, जो बीमारी है आप उसका इलाज नहीं करके, यदि कहीं पर सर्जरी की जरूरत है, आप सर्जरी नहीं करके केवल दवा से उसका इलाज करना चाहेंगे तो वो मर्ज ठीक नहीं होगा। और ये जो शिकायतें हैं कि अमल में नहीं हो रहा है, यदि हम आज से 40 साल पहले ये बहस कर रहे होते तो भी आपको यही बहस करते हैं हम कि लोगों की शिकायत होती कि योजनाओं पर अमल ठीक से नहीं हो रहा है। दरअसल बीमारी कहाँ है? उस सिस्टम में है। उस सिस्टम को आप ठीक करने के बजाय उसको ऊपरी तौर पर आवरण डालकर 181 लगा दिया, कुछ जन सुनवाई कर दी, इनसे बात नहीं बनेगी। क्योंकि यदि सिस्टम नहीं सुधरेगा तो 181 भी कुछ नहीं करेगा, मुख्यमंत्री के दौरे भी कुछ नहीं करेंगे, जन सुनवाई भी कुछ नहीं करेगा। आप देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि 160 अफसर जाते हैं ये देखने के लिए कि गांवों में सूखे की क्या स्थिति है और सरकार की योजनाओं पर अमल किस तरह हो रहा है, और आकर रिपोर्ट देते हैं कि अमल बहुत ही खराब है, अमल ठीक से नहीं हो रहा है। ये तो अपने आप से उनको सवाल करना है कि आखिर यदि अमल नहीं हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही तो अफसर जिम्मेदार हैं जिन पर अमल की जिम्मेदारी है। तो ये इस तरह की स्थितियां इसलिए है, और हर एक के पास कुछ न कुछ एक्सक्यूज है। मैं इसीलिए किसी ब्लेम गेम में नहीं जाता कि मुख्यमंत्री की पकड़ कमजोर है या मजबूत है या प्रशासन के लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, ये नहीं। दरअसल पूरे तंत्र को एक बार फिर से इस तरह से इसके परीक्षण करने की जरूरत है कि जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिहाज से सिस्टम के अंदर कहां कहां पर क्या क्या गड़बड़ियां हैं, कहां कहां पर सुधार की जरूरत है। आखिर प्रशासनिक सुधार आयोग की जो अवधारणा है वो किस लिए है कि समय समय पर प्रशासनिक सुधार आयोग बैठे, वो देखे कि प्रशासन में क्या क्या सुधार करने हैं। यदि हम एक एक गलती प्रशासन की निकालते जाएंगे तो हम पूरे दिन भर बहस करते रहेंगे, तब भी गलतियां नहीं गिना पाएंगे। तो उसका प्रशासन अधिकारी होते हैं वो अपनी गलतियां खुद तो सुधारेंगे नहीं। प्रशासनिक के ऊपर राजनीतिक नेतृत्व तो इसीलिए दिया गया है, देश की जनता ने वोट देती है उनको, उन पर अधिकार है ये कि वो प्रशासनिक गलतियों को दुरुस्त कराएं, कोशिश गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो कमियां उनको दूर करने की कोशिश करें। उसका वही तरीका है कि समय समय पर जो प्रशासन में किस तरह के सुधार होना है, इसके लिए इसका बाकायदा अध्ययन होता है। ये केंद्र के स्तर पर भी होता है, राज्य के स्तर पर भी इसकी व्यवस्था है, लेकिन उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं करती, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। मैं समझता हूं कि पिछले 30 सालों से प्रशासनिक सुधार की ओर कोई पहल की गई हो। शायद अर्जुन सिंह के रिजीम में पुलिस सुधार के लिए कुछ कमेटियां बनी थी, आयोग बना था, वो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट कहां है पता नहीं। तो दरअसल जरूरत इस बात की है कि ऊपरी तौर पर जो मरहम पट्टी करके योजनाओं का लाभ पहुंचाने की जो कोशिश है उसको बंद किया जाए। जरूरत इस बात की है कि प्रशासन के अंदर जो मूलभूत कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को पहचाना जाए और उनको दूर किया जाए। दिनेश जी, प्रशासन की कमजोरियों को पहचानने की फिर वही बात पर आ गए हम। ये आखिर काम करेगा कौन? अफसर खुद अपनी गलतियां निकालेंगे क्या, ये जो राजनीतिक नेतृत्व है वो इसके लिए पहल करेगा? क्या है, मैं गिरिजा शंकर जी ने जो कहा इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, आपको समीक्षा का तरीका बदलना पड़ेगा। इनिशियली जब भी आप यदि प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे हैं, जब भी आयोग बनेगा, समीक्षा का तात्पर्य क्या है? क्या हम एक केवल जिले के आंकड़े लेके बैठ जाए कि किस योजना में कितना पैसा किस जिले में क्या रहा, कितना उपयोग किया? ये समीक्षा नहीं है। आपको यदि कैटेगोरिकली यदि किसी चीज की जैसे 181 में शिकायतें आती है या जो है सूखा राहत में पैसा ना मिलने की शिकायत आती है, तो आपको उनको बिंदुवार उनका संकलन करके ये देखना चाहिए कि ये नियम के कारण है या प्रशासनिक असफलता के कारण है।
वो तो समीक्षा होती है। लेकिन अभी कुछ सालों में, पिछले ये कब से स्टार्ट हुआ ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समीक्षा का एक सिलसिला ये हो गया है कि एक आंकड़े लेके अधिकारी बैठ जाते हैं और अपना वो रिपोर्ट कार्ड की तरह प्रस्तुत करते हैं कि हमने 60% कर लिया, किसी ने 98% कर लिया, और उसमें जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को जो अपनी बात कहनी होती है कि इसको और इम्प्रूव करिए या इसमें जिस किसी को डांटना होता है डांट देते, जब तक उस तरीके को नहीं बदलेंगे तब तक ये समस्या हल नहीं होगी। आप किसी भी विभाग में देखिए, आप पुलिस के क्राइम में देखिए, तो क्राइम में आप एक एनालाइज करेंगे ना कि किस तरह का क्राइम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम बढ़ रहा है तो किस तरह का क्राइम है, किन धाराओं में क्राइम है, क्या प्रॉब्लम है, थाने आप कैसे बढ़ा देते हैं। आपने एक प्रस्ताव आया, थाना बढ़ा दिया, लेकिन उस एरिया का क्राइम रिकॉर्ड तो देखिए आप कि कैसा क्राइम है, किस तरह का क्राइम है। आप पुलिस फोर्स बढ़ा देते हैं, अभी आप देखिए कि इतना फोर्स आपने बढ़ा दिया है, पदोन्नतियां बढ़ा दी हैं, बड़े पद बढ़ा दिए हैं, सरकार सब कुछ कर रही है अधिकारियों के लिए, लेकिन ये एनालाइज नहीं कर रही कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं हमको उनका समाधान कुछ हद तक करना है। तो इसलिए समीक्षा का तरीका बहुत उसको बदलना होगा। चलिए, समीक्षा का तरीका बदलने की बात हो रही है। एक दर्शक और जुड़े हैं हमारे साथ, सागर से पुष्पेन जी। पुष्पेन जी, सवाल कीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, स्वागत है, सवाल कीजिए। सर मैं थोड़ा सा एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूँ सरकार के माध्यम से और आपके माध्यम से। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अपने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी है जो विद्युत मंडल है जी, उसमें सर मीटर रीडर जो काम करते हैं, राजस्व का काम करते हैं संग्रहण वाला मीटर रीडिंग का, उनकी आज स्थिति इतनी दयनीय है कि उनकी मजदूरी की हिस्सा भी नहीं मिल पाता है। 3 रुपया बिल का रीडिंग का मिलता है और 1.5 रुपया रीडिंग का बिल वितरण का मिलता है। अब सर बताइए, 4.5 में काम करते हैं, अधिकारियों के दबाव में काम करते हैं, हम लोगों के बारे में कोई भी ना अधिकारी ना कर्मचारी संगठन ना सरकार किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखा रही है। आखिर हम लोग अंधकार में क्यों है सर? चलिए, आपकी बात आ गई गिरिजा शंकर जी। घूम फिर कर जनता के वही सवाल आ रहे हैं, प्रशासन की नाकामी की बात हो रही है, लगभग समस्या उजस की तरह से कई समाधान नजर नहीं आता। नहीं, समाधान होगा भी नहीं, क्योंकि ये समस्या कोई आज की नहीं है, इस सरकार की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। कम से कम मेरे याददाश्त में तो ये समस्या मैं 35-40 सालों से, जब से सब पत्रकारिता में हूँ, मैं देख रहा हूँ, तब भी यही शिकायत थी कि योजनाओं का अमल ठीक से नहीं होता, अधिकारी काम नहीं करते, या राजनीतिक की पकड़ प्रशासन पर नहीं है। बहुत हद तक ये बातें सही हो भी सकती हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी पकड़ प्रशासन पर उतनी न हो, ये भी बहुत सही हो सकती बात कि प्रशासन को उतनी सजगता के साथ, उतनी सक्रियता के साथ जो होना चाहिए उपस्थित, वो नहीं है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये समस्या का हल नहीं है। यदि मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री का प्रशासन पे बहुत पकड़ हो जाए तो भी क्या नियम विरुद्ध काम होने शुरू हो जाएंगे? तो नियमों के अंदर जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि जो यथास्थितिवाद जो है, जो जैसा है उस चलते रहने दो। जब आप नई सरकार बनती है, नए मुख्यमंत्री आते हैं, तो सबसे पहले तो उनको इस बात को देखना चाहिए कि जो प्रशासन तंत्र है क्या वो डिलीवरी के लिए उपयुक्त है, और नहीं है तो वो यथास्थितिवाद को बदलें। और स्टेटस को बदलने का एक अपना खतरा होता है। वो खतरा सामान्य तौर पर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं लेना चाहती। दरअसल 5 साल कब निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। आप 10 साल दिग्विजय सिंह के होने के बाद आप ये सवाल उठा सकते हैं कि 10 साल तक उन्होंने क्यों नहीं किया, बड़ा लंबा कार्यकाल था। शिवराज सिंह के कार्यकाल को लेकर सवाल उठा सकते हैं कि 10 साल 11 साल तक कार्यकाल में आपने क्यों नहीं किया। लेकिन डे वन से यदि पता हो शिवराज सिंह को या दिग्विजय सिंह को, किसी और लीडर को, उसको 10 साल रहना है, तो शायद है कि वो स्टेटस को बदलने की कोई कोशिश करे। टर्म जो 5 साल का है वो दरअसल इस तरह निकल जाता है कि उसमें वो बड़े खतरे लेने की कोशिश नहीं करते। वो चाहते हैं कि जो कुछ भी तंत्र है उसी तंत्र से ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा कड़ाई करके, ज्यादा सक्रियता दिखाकर हम डिलीवरी सिस्टम को ठीक करें, जो व्यवहारिक रूप से वो संभव नहीं है। जब तक के उस सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक ये जो शिकवा शिकायतों का जो सिलसिला है वो बना रहेगा। मुख्यमंत्रियों के या पॉलिटिकल लीडरशिप के जो गांव-गांव तक जाकर लोगों से मिलकर उनको फीडबैक तो मिल जाएगा, उस फीडबैक से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा प्रशासन में, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जहां जहां तक निगाहें उनकी जाएगी वहां वहां तक चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हर तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप की निगाहें हो ये संभव नहीं है। और वैसे भी व्यवहारिक रूप से ये जिम्मेदारी प्रशासन तंत्र की है, ब्यूरोक्रेसी की है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की नहीं है।
पॉलिटिकल लीडरशिप का वो हिस्सा जो सरकार में होता है वो जरूर कार्यपालिका का हिस्सा होता है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रशासन तंत्र के जरिए अपनी योजनाओं का लाभ लोगों तक सुनिश्चित करें। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक यथास्थिति को नहीं बदलेंगे। यथास्थिति को कुछ हद तक बदलने की कोशिश दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुई, लेकिन उसका जो नतीजा बहुत ठीक ठाक आता, उसके पहले उनको चुनाव में असफलता मिली। तो कई बार इस तरह के खतरे उठाने की कोशिश पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं करता, और जब तक ये खतरा उठाने की कोशिश नहीं की जाएगी तब तक इसमें कोई बड़ा परिवर्तन प्रशासन तंत्र में या डिलीवरी मैकेनिज्म में आएगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। दिनेश जी, शिवराज सरकार के 10 साल हो गए हैं, बीजेपी सरकार के 12 साल हो गए, कई नई योजनाएं दी सरकार ने, अमल भी हुआ कुछ हद तक। उन योजनाओं के दम पर ये सरकार बार बार आती रही, तीसरी टर्म में सरकार बनी। तो ये जब हम खामियों की बात कर रहे हैं, जनता के जो सवाल आ रहे हैं, वो लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि प्रशासन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ तो एक मैकेनिज्म ऐसा भी होगा इस बीच में कि कोई योजनाओं का लाभ लोगों तक मिला हुआ, सरकार की इमेज बिल्डअप हुई है। ये योजनाओं का लाभ जो है 100% लोगों को मिल जाए, ये तो मेरे ख्याल से सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास बजट भी नहीं रहता हुआ इतना कि 100% लोगों के पास जो है उनको लाभ मिल जाए। उसके लिए जो प्लानिंग है, देखिए आप क्या है कि बहुत साल पहले ये इस प्लानिंग को दृष्टिगत रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण करने का एक कार्यक्रम चला था। अल्टीमेटली जो हमारे देश और प्रदेश की आबादी है वो इतनी ज़्यादा है कि कोई भी सरकार उन तक, हर आदमी तक लाभ नहीं पहुंचा सकती है। ये एक बड़ी समस्या है। जिस रेशो में बजट चाहिए, जिस रेशो में पैसा चाहिए, आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आय नहीं है आपका सोशल सेक्टर पर खर्चा इतना ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज़्यादा खर्चा है। दिनेश जी, समय समाप्त हो रहा है। आप लंबे समय से रिपोर्टिंग करते रहे, करीब से देखा है आपने सरकारों को। इस सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हो जिस मुद्दे पर हम बात करें उससे जुड़ा होगा कि कैसे सुधार की गुंजाइश? संक्षेप में आपको अल्टीमेटली देखिए कोई कमिटमेंट के साथ तो काम करना ही पड़ेगा। अधिकारी तो आपके अधीनस्थ हैं और आपको जब यदि फीडबैक मिल रहा है तो केवल आप हटाने से कार्रवाई नहीं होगी। आप इस तरह के उदाहरण पेश करिए कि आगे आने वाले सालों में आप देखिए सीआर जब लिखने जाते हैं आप, तो सीआर तो उत्कृष्ट होती है, उसको आपने भले ही हटा दिया हो, कुछ दिनों बाद प्रमोट होता है, आप डी कर देते। मुझे याद है कि एक साथ 3 कलेक्टर ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा की अनियमितता के आरोप में हटाए गए थे। अब सबकी जांच समाप्त हो गई, सब प्रमोट हो गए हैं। तो इस तरह के हटाने से या तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन गलत थी या फिर सरकार ने ये जो फैसला लिया है वो किसी दबाव में लिया है। तो जब आप एक्शन ले रहे हैं तो या तो सोच समझ कर एक्शन लीजिए, अन्यथा जब आपने एक्शन ले लिया है तो फिर उसको जस्टिफाई भी करिए। गिरिजा शंकर जी, आपका फाइनल कमेंट जानना चाहूँगा। नहीं, मेरा तो यही पॉलिटिकल लीडरशिप को थोड़े से मजबूती के साथ प्रशासन के ऊपर बहुत सख्ती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उन खामियों को पहचानने की जरूरत है जिसको और उसको बदलने की जरूरत है, ताकि जो शिकायत है डिलीवरी की वो कम हो और जितने भी नियम कायदों को कम से कम किया जा सके, योजनाओं को संख्या कम से कम योजनाओं की कम से कम की जा सके, तो उसमें समीक्षा, उसकी मॉनिटरिंग और उसको पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो कुछ बेहतर हो सकेगी। लेकिन 100% डिलीवरी सिस्टम बन जाए ये बहुत मुश्किल काम है, उतना नहीं होता। फिर भी आज जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति को पाने की कोशिश की जानी चाहिए। चलिए, चर्चा में भाग लेने के लिए गिरिजा शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद। और दर्शकों ने जो सवाल रखे हम उम्मीद करते हैं सरकार तक पहुंचे होंगे और सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के 10 साल क्या वाकई दमदार हैं या कोई कसर बाकी है? आज हमने इस विषय पर चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान की नीतियां और नीयत में कोई खोट निकाल ही नहीं सकता। उनकी सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, काम करके दिखाया, एक नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग और विकास का रास्ता अपनाया। लेकिन जितनी शिवराज की सोच है, उनकी जो मंशा है, अफसरशाही हो या मंत्रिमंडल के साथी, वे शिवराज के साथ कदम ताल करते नहीं दिखते। 10 साल पूरे होने के बाद अब मुख्यमंत्री को अपनी गाड़ी के इन दोनों पहियों की ओवरहालिंग करने की जरूरत है। उन्हें चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है ताकि जनता की योजनाओं की डिलीवरी तेजी से हो सके, बिना चूक के हो सके और वाकई में मध्य प्रदेश अव्वल बनकर उभरे। खैर, नए मुकाम पर खड़े शिवराज और उनकी टीम के लिए बस इतना ही कहना है। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेल आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सन्स एंड सन्स ज्वेलर्स रायपुर और CF सिटी भोपाल। तिल देखो, ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाढ़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारासिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झील देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। गुड गवर्नेंस, एफिशिएंसी, सही समय पर सही निर्णय, पक्की निगरानी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के जागरूक प्रयासों का परिणाम होता है कि जनता के पाई पाई का सही उपयोग होता है। और शिवराज जी चौहान जैसी सरकारों के मेरे साथी इस काम को गति देने में लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं और इसलिए मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं। पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश की बिजली क्षमता 4000 मेगावाट से बढ़कर हुई है 15,500 मेगावाट। बिजली उत्पादन हुआ 400%। वर्ष 2018 तक 20,000 मेगावाट करने का है लक्ष्य। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश ने बढ़ाए हैं कदम। अभी प्रदेश में स्थापित है 1000 मेगावाट की क्षमता। एशिया का सबसे बड़ा 135 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच में स्थापित। रीवा में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र। नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता 3000 मेगावाट तक शीघ्र पाने का लक्ष्य है। खुशियों के रंग आए, सपने नए अब पाए, रोशनी के सफर पर हमने कदम बढ़ाए। एक दशक विश्वास का, प्रदेश के विकास का। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना केंद्र राज्य शासन के शासकीय अर्धशासकीय सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10% छूट। पहले आओ पहले पाओ। आवंटन स्वेच्छाधार पर 24 घंटे में होगा आवंटन। छत्तीसगढ़ शासन का जनहित में निर्णय। हमारा प्रयास सबके लिए आवास। झाबुआ के कई गांवों में सीएम शिवराज ने की लोगों के बीच सभा। परेशानियां सुनी तो निजात दिलाने के लिए अफसरों को दिए निर्देश। सीएम से बात करने के लिए उमड़ी आदिवासियों की भीड़। मध्य प्रदेश में 8 नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर से नामांकन, 22 दिसंबर को वोटिंग। जबलपुर, मंदसौर, सीहोर, शाजापुर, सीधी में होने हैं चुनाव। अजय चंद्राकर मामले में सीएम रमन सिंह का बयान। कहा, अहंकार से बचे सरकारी सेवक अधिकारियों को संवेदनशील होने की दी सलाह। महिलाओं के साथ व्यवहार को लेकर विवादों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, मेरा वक्त चल रहा है खराब। गृह मंत्री गौर नहीं जानते कब हुई आतंकी की गिरफ्तारी। डीजीपी सुरेंद्र सिंह ने भी कहा, नहीं है जानकारी। आतंकियों के पकड़े जाने पर बोले दोनों। कल नई दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है भोपाल आने वाला आतंकी। छत्तीसगढ़ में 67 दिन से जारी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हड़ताल खत्म। सरकार ने आंदोलनकारियों की कई मांगे मानी। नियुक्तियों में प्राथमिकता भी दी। मंत्री रामपाल जयंत मलैया के साथ पटवारियों की बैठक बेनतीजा। मलैया ने कहा, हड़ताल खत्म करने के बाद ही होगी कोई बात। पटवारी ठोस आश्वासन मिलने तक हड़ताल पर अड़े।
बैतूल के भैंसदेही में किंडर जॉय चॉकलेट में निकली इल्लियां, दुकानदार ने गलती से साफ किया इनकार। पुलिस ने युवक की शिकायत को गंभीरता से लिया। वर्ल्ड हॉकी लीग में नीदरलैंड से 3-1 से हारा भारत। दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना और जर्मनी के बीच भिड़ंत जारी। और नगर भ्रमण पर निकले बाबा महाकाल, क्षिप्रा नदी पर हुआ पूजन अभिषेक। बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।